टॉपिक जो आज का है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। इस टॉपिक को समझने से पहले ये कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं, ये आज आप देख लें। ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि है तो ट्राइंगल। ट्राइंगल कितने एंगल है इसमें? 3 एंगल है। राइट एंगल अगर है तो इसका मतलब ये है कि इसमें से एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। ये जो एंगल है कितनी डिग्री का है? 90 डिग्री का है। सो इसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल से मुतालिक कुछ टर्म्स आप लोग सीखे। हम मैथ में नहीं जाएंगे, लेकिन फिजिक्स के रूप से जो है ना इसको पढ़ना होगा, थोड़ा सा लाजमी है। इसमें साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को शो करेगा। परपेंडिकुलर क्या है? ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर अगेंस्ट स्ट्रेट लाइन, जो कि बिल्कुल बोर्ड के पैरेलल आ रहा है, इसको बेस कहेंगे, और जो टेढ़ी लाइन है इसको हाइपोटेन्यूज कहा जाएगा। सो जब आप लोग साइन थीटा को जब भी लिखोगे तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा के लिए क्या लिखेंगे? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है, ये हमें आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। जिस तरह दो वेक्टरों को आपस में मिलाने से एक सिंगल वेक्टर बन सकता है, तो एक सिंगल वेक्टर को दोबारा से तोड़ा जा सकता है दो वेक्टरों में। दोबारा बताता हूं, एक अगर दो वेक्टर को मिलाने से सिंगल वेक्टर बन सकता है ना, रिजल्टेंट, तो एक सिंगल वेक्टर को दोबारा तोड़ा भी तो जा सकता है दो वेक्टर्स में। सो हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर को तोड़ देते हैं कितने में? दो वेक्टर में। उन दो वेक्टरों को बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। प्रोसेस का नाम है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को स्प्लिट कर देते हैं दो छोटे छोटे टुकड़ों में, दो छोटे छोटे वेक्टर्स में। एक वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस पर आएगा, दूसरा वेक्टर वाई एक्सिस पर आएगा। दोनों वेक्टर चूंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएंगे। एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, दूसरा कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर होगा। तो ऐसे दो कंपोनेंट्स का नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब ये दोनों जो कंपोनेंट्स है ये एक सिंगल वेक्टर से बने थे। ऐसे दो वेक्टर जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हों, हम इनको नाम देंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जैसे कि अगर ये मैं इस तरह बैठाऊं, इसको एक वेक्टर समझ लीजिए, इसको दूसरा वेक्टर समझ लीजिए। सो ये जो दो वेक्टर हैं दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, दे आर कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सवाल ये कि इसको बनाया कैसे जाता है, किसी एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हम कैसे बनाते हैं? तरीका आसान है। ये रहा एक्स एक्सिस, फिलहाल ये कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बीच में एक वेक्टर पड़ा हुआ है, उसने कोई एंगल बनाया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, जरूर उसने कोई ना कोई एंगल बनाया हुआ है, 5 डिग्री 10 डिग्री 50 डिग्री जो भी। फिलहाल हमें एंगल से कोई लेना देना नहीं है। हम इसका एक टुकड़ा एक्स एक्सिस पे बनाना चाहेंगे। तरीका क्या है कि ये जो वेक्टर का लास्ट पॉइंट P है, इससे आप एक लाइन नीचे जो है ड्रॉप कर दे एक्स एक्सिस पर। जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, ये जहां पर एक्स एक्सिस को टच करेगा, अब आप यहां से एक लाइन बना लें। ये है प्रोजेक्शन। दिस इज कॉल्ड व्हाट? प्रोजेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब साया।
ये किस चीज का प्रोजेक्शन है? वेक्टर ए, सुर्ख कलर वेक्टर ए का, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर। अच्छा, ये लाइन मैंने यहां से सिर्फ यहां तक बना लिया, क्यों? क्योंकि उसका जो डॉटेड लाइंस है वो यहाँ पे हिट कर रहे हैं। अगर वेक्टर को और लंबा किया जाए तो फिर ये लाइन यहाँ पे हिट करता, हम अपने प्रोजेक्शन को यहाँ तक लाते। फिलहाल ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है। तो इस प्रोजेक्शन ओ एम, पॉइंट को नाम भी देते हैं एम, जहां पर ये लाइनें टच करेंगे हम उसको बोलेंगे एम। इस प्रोजेक्शन का नाम है ए एक्स। ए तो चलो ठीक है, वेक्टर ए है। एक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक्स कंपोनेंट पर इसका टुकड़ा आ गया, सो दिस इज कॉल्ड ए एक्स कंपोनेंट। अब हम वाई कंपोनेंट पर भी इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं। वो भी तरीका बहुत आसान है। यहां से आप एक स्ट्रेट लाइन जो है आप ड्रॉ करें, जहां से ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, उस पॉइंट को आप लोग एन का नाम दे दें। तो ये जो होगा, ये होगा वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस पर आप देंगे। अब यहां से क्या करना है? ओ से आप लोग एक वेक्टर लिखेंगे, ये जो वेक्टर होगा ये वाई कंपोनेंट पर आएगा और ये वेक्टर ए का दूसरा कंपोनेंट होगा। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? ए वाई कंपोनेंट। वाई क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये वाई कंपोनेंट पर आ गया है, और इसको एक्स इसलिए क्योंकि ये एक्स कंपोनेंट है। अच्छा, एक और बात, ये भी ए वाई कंपोनेंट है, इसको भी आप लोग ए वाई कंपोनेंट कह सकते हैं। ये जो लाइन है ना, ये भी तो बिल्कुल लंबाई की एतबार से इसके बराबर है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ। सो दिस लाइन इज आल्सो कॉल्ड ए वाई कंपोनेंट। बाद में आपके लिए मसला नहीं बनेगा, इस लाइन को भी आप क्या कहेंगे? ए वाई कंपोनेंट। दिस इज कॉल्ड ए एक्स कंपोनेंट। आप ऑफ कोर्स इसको भी एक्स कह सकते, लेकिन ये सबसे ज्यादा ए एक्स कंपोनेंट आ गया। आप देखिए, एक वेक्टर है, उसके दो टुकड़े आ गए, दो कंपोनेंट्स आ गए। इसका एक टुकड़ा ए एक्स कहलाएगा, दूसरा ए वाई कहलाएगा। अब हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे कि वेक्टर ए किस चीज की इक्वल है? वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। जब आप ए एक्स को ए वाई के साथ प्लस करेंगे तो आपके पास वेक्टर ए आ जाएगा। यूनिट वेक्टर के एतबार से एक्स कंपोनेंट के साथ हमेशा यूनिट वेक्टर आई कैप लिखा जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक्स कंपोनेंट के साथ आई कैप, वाई कंपोनेंट के साथ जे कैप और जेड कंपोनेंट के साथ के कैप। सो ए एक्स के साथ आई कैप, ए वाई के साथ ए वाई जे कैप लगा लिया। अब लास्ट में हमने करना क्या है कि मैग्नीट्यूड को मालूम करना है। देखिए, वेक्टर ए, हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, राइट? कोई ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड नहीं होगा? अक्सर मां से वह नल वेक्टर का जिसका मैग्नीट्यूड 0 है। हर वेक्टर का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड जरूर होगा। सो अगर ये वेक्टर है, ये ए एक्स क्या है? वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं होगा? जरूर होगा। ए वाई का भी मैग्नीट्यूड होगा। तो हमारे स्टूडेंट्स को एक फार्मूला चाहिए कि उस फार्मूले की मदद से वो क्या फाइंड कर सके? मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सके। आगे आगे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे तो हमने उसमें मैग्नीट्यूड को फाइंड करना होगा। हमें फार्मूला चाहिए, फार्मूला ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स कंपोनेंट। उसको पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, कैसे आया? फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, हमारे पास ये एक एंगल बन गया, राइट ट्राइंगल बन गया। ये जो है यहां से आप देखो ओ पी एम, ये कौन सा क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। सो मैं क्या लिखूं? ओ पी एम, ये हमारे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आप लोगों ने एक और चीज याद रखना है, जब भी आप किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट मालूम करोगे तो वो कॉस थीटा से, और जब आप वाई कंपोनेंट मालूम करोगे, कौन सा कंपोनेंट? वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जब आप मालूम करोगे तो उसको फिर
साइन थीटा से। सही है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, कॉस। क्यों कॉस थीटा लिखा, आप क्या मालूम करना चाहते हैं, एक्स कंपोनेंट मालूम करना है तो कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एम अपॉन, कहां से आया ओ एम अपॉन ओ पी, बिल्कुल कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, बेस ओ एम डिवाइडेड बाय ओ पी। सो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। ओ एम किस चीज के बराबर है, ओ एम तो ए एक्स के बराबर है, तो ओ एम की जगह ए एक्स आया। ओ पी किसकी इक्वल है, ए के इक्वल है, तो नीचे ए आ गया। cos थीटा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन वेक्टर ए, ये डिवाइड में है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, सो cos थीटा मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स। तो ए एक्स को थोड़ा सा ये ऐसा पड़ा हुआ है, ऐसा लिखा, ए एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द ए एक्स। ये फार्मूला आप लोग लगाओगे मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। इसी तरह वाई कंपोनेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग मुझे खुद से बता सकते हैं, cos थीटा लिखूं, नहीं साइन थीटा लिखना होगा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, आप लोग मुझे बता दें साइन थीटा के साथ क्या लिखूं, शाबाश, यह भी लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटीनियस। साइन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिखूं, परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिखूं, ये भी आपका परपेंडिकुलर है, ये भी